5 मिनट। जी मैम। अच्छा सामिया, मुझे डेफिनेटिव टेस्ट तो बताएं आप उसका टीबी का। डेफिनेटिव टेस्ट क्या था टीबी का? कोई और बता दे, कोई मसला नहीं। मैम स्पूटम बायोप्सी करा ईएफबी पीसीआर। सकते डरने हैं। की जरूरत नहीं है। पीसीआर। गलत किया पूटअप ए बी। गलत भी आ रहा हो ना बोल दो, कोई आपको AFB। यहाँ पे ना एएफबी था मेरा ख्याल है। हाँ पीसीआर। स्पूटम स्पूटम एएफबी, AFB। गुड जॉब। हाँ नहीं पीसीआर नहीं है, पीसीआर मैम हमारा बायोप्सी है और डायग्नोस्टिक स्पूटम AFB। टेस्ट है। हाँ स्पूटम एएफबी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि मुझे ये बताएं कि डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन कौन से हैं? मैम डायग्नोस्टिक पीसीआर पैक के है। निमोनिक से, पैक के क्या है? निमोनिक से याद किया था, और भी हैं। जी मैम। अब मैम पीसीआर, एएफपी एंड केसीएस नेक्रोसिस। एग्जैक्टली ठीक है। और हिस्टोलॉजिकल से पहले हमने क्या प्रेफरेंस देनी है? एपिथेलॉइड और केशियस। इपिथेलियल। हाँ जी ठीक है। फिर ड्रग्स याद है आप लोगों को? स्ट्रेप्टोमाइसिन का क्या साइड इफेक्ट था? मैम ऑटोटॉक्सिसिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी। ऑटोटॉक्सिसिटी। नर्व डैमेज, एट्थ नर्व डैमेज। और हाँ जी, एट नर्व डैमेज है और ऑटोटॉक्सिक है, नेफ्रोटॉक्सिक भी है। और भी मैंने आपको बताए थे कि मेटाबॉलिज्म को भी ये एलिमिनेट कर जाता है, ठीक है, एलिमिनेटेड विदाउट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। उसके बाद एक्टिवली स्क्रीट भी हो रहा होता है। सारे एमसीक्यूज रिपीट करने होते हैं, पता है। एक चीज कुछ मैं पूछूं ना आप लोगों को, वो चीजें पूरी याद होनी चाहिए उस चीज से रिलेटेड। सिर्फ एक चीज आपको नहीं याद होनी चाहिए, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि आइसोनियाजिड का कौन बताएगा? मैम वो नेफ्रोपैथी करता है। और C450 मेटाबॉलिज्म को आइसोनाइजिड हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है और उसके अलावा एसिटाइलेशन ऑफ आइसोनाइजिड रिजल्ट इन डिक्रीज P450। उसके अलावा इसके साथ बर्निंग सेंसेशन होती है और सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। एग्जैक्टली ठीक मेगालोब्लास्टिक है। एनीमिया और भी है साथ। हेपेटोटॉक्सिक कौन कौन से हैं? हेपेटोटॉक्सिक कौन कौन से हैं? इथम ब्यूटोन। एंड हेपेटोटॉक्सिक आइसोनाइजिड एंड पाइरिजिनामाइड। एग्जैक्टली ठीक है, आइसोनियाजिड इज ग्रेटर देन पायरेजिनामाइड। ओके चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम नीमोकोनियोसिस के ऊपर, ठीक है। नीमोकोनियोसिस बेसिकली क्या है? हमारी लंग की जितनी भी डिजीजेस हैं, कोई भी फील्ड से रिलेटेड आ जाती हैं, ठीक है। कोई भी हम पढ़ रहे होते हैं, लाइक शिप बिल्डिंग वगैरह और सिलिकोसिस, ये सब, ठीक ठीक है। इन सब चीज़ों का ना डिफरेंट फिर नाम के उसके साथ आ जाता है कि आप कैसे रिलेट करोगे, ठीक है। अब पहले आता है हमारे पास नीमोकोनियोसिस, ठीक है। अब हमारे पास क्या है इसके अंदर ना, बेसिकली आपको ना नाम और चीजें याद रखनी है कि कौन कौन सी डिजीजेज हैं, और फिर इनके इसमें इस टॉपिक में से ना 2 एमसीक्यूज लाजमी आता है। 2 एमसीक्यूज मतलब लाजमी आना ही आने हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि एक बात याद रखनी है आपने, सिर्फ एक जो डिजीज है वो लोअर लोब्स ऑफ द लंग से रिलेटेड है, ठीक है। लोअर लोब्स ऑफ लंग्स, ठीक है, ठीक है, रिलेटेड है। और वो कौन सी होती है हमारे पास? एस्बेस्टोसिस, ठीक है। और मतलब इसका मतलब क्या है कि ये अफेक्ट लोअर लोब्स ऑफ द लंग को कर रही है, लेकिन ये पाई कहाँ जाती है? ये ऊपर वाले हिस्से में लंग के पाई जाती है। मतलब होती कहाँ है? अब जैसे लंग्स है ना, ठीक है, ठीक है। ये हम हमेशा ऊपर रूफ से स्टार्ट होती है, लेकिन अफेक्ट क्या, लोअर बेस ऑफ द लंग्स को ये अफेक्ट कर रही होती है। बाकी जितनी डिजीजेस है हमारे पास, जैसे ब्रिलियोसिस है, ठीक है, और कोल वर्कर्स के लिए हमारे पास निमोकोनियोसिस आ जाता है। फिर सिलिकोसिस है हमारे पास, और एंथ्राकोसिस है। ये सारे कहाँ पे लोअर से स्टार्ट होती है, अफेक्ट कहाँ करती हैं? अपर लोब्स ऑफ द लंग को। सिर्फ एक एक्सेप्शन याद रखोगे, एस्बेस्टोसिस की, ठीक है। एस्बेस्टोसिस की एक्सेप्शन याद करोगे कि ये
पाई कहाँ जाती है? ऊपर से स्टार्ट होती है, लेकिन अफेक्ट कहाँ करती है? ये नीचे लोअर बेस ऑफ द लंग्स पे ये अफेक्ट कर रही होती है। अब यहाँ पे याद रखने वाली चीजें क्या है? अब एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने वाली हमेशा चीजें याद की करो, ठीक है? एक तो यही आता है कि कोई भी आपको इनके ना ऑक्यूपेशंस का पता होना चाहिए। ऑक्यूपेशन, ठीक है? ऑक्यूपेशन कौन कौन सी ऑक्यूपेशंस में ये आती हैं बेसिकली, ठीक है? अब कोई भी हमारे पास शिप बिल्डिंग आ जाएगी, कोई शिप बिल्ड कर रहा है, ठीक है? बिल्डिंग, इसका मतलब क्या है? ठीक है, रूफिंग है, प्लम्बिंग है, ठीक है, फायर प्रूफ वर्कर्स हैं, ठीक है, जो काम कर रहे होते हैं, फायर प्रूफ वर्कर्स, कंस्ट्रक्शंस वाले, ठीक है? और फिर हमारे पास कोई मतलब इन सब चीजों से रिलेटेड कोई भी आएगा ना, तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एमसीक्यूज बनते ही ऐसे हैं कि कोई एक बंदा ना कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहा है, उसको चेस्ट एक्सरे के ऊपर प्लैक्स मिले हैं, ठीक है? तो आप इसका डायग्नोसिस क्या बनेगा, ठीक है? और लंग्स की एक दो और बातें लगा देंगे तो वो एस्बेस्टोसिस होता है, ठीक है? इसके बेसिक फीचर्स भी हम देख लेते हैं एस्बेस्टोसिस के, कि आपको मिलेंगे क्या क्या चीजें। एक हमारे पास प्लूरल प्लैक्स मिलेंगे, ठीक है? इसके साथ आपको मिलेगा आयरन, स्ट्रेन्ड strings एंड बीड्स अपीयरेंस, ठीक है? ये अफेक्ट कर रहा होगा लोअर लोब्स को, ठीक है? और इसके अंदर बेसिकली अफेक्ट फिर आता है एमसीक्यूज के लिए कि ये किसके साथ एसोसिएट होता है? ये लंग कैंसर के एसोसिएटेड होता है, ठीक है? मतलब ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा के साथ, ठीक है? और ये मेsothelioma के साथ आता है। फिर यहाँ पे एमसीक्यूज आता है कि एसोसिएट किसके साथ है? तो दोनों ऑप्शन में दिए होते हैं, ब्रोंकोजेनो कार्सिनोमा एंड मेsothelioma। तो ब्रोंकोजेनो कार्सिनोमा इज ग्रेटर देन मेसोथीलियोमा, ठीक है? तो ये एमसीक्यूज की इसकी प्रेफरेंस भी याद रखनी है एसोसिएशन की, कि लंग कैंसर के साथ एसोसिएटेड है, और कौन से लंग कैंसर के साथ ज्यादा एसोसिएटेड है? वो ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा इज ग्रेटर देन मेसोथीलियोमा है, ठीक है? फिर इसका एक ये भी आता है कि ये इसका रिस्क किसके साथ बढ़ता है? ये क्या रिस्क, किस चीज का रिस्क बढ़ाता है? इंक्रीज रिस्क प्लांट ऑफ, सिंड्रोम। एग्जैक्टली, कैप्लन सिंड्रोम, ठीक है? ठीक है। फिर इसके कभी कभी एमसीक्यूज घुमा के ना पहले रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ दे देते हैं, ठीक है? ये भी एसोसिएशंस में आ रहे हैं ना, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कोई इसका पेशेंट उठा के दे देंगे, या कोई इंट्रापल्मोनरी नोड्यूल्स दे देंगे। अब लफ्ज याद रखना है, इंट्रा पल्मोनरी नोड्यूल्स, ठीक है? ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ठीक है? तो अब कभी कभी ना एमसीक्यूज में इंट्रा पल्मोनरी दे देते हैं नोड्यूल्स, ठीक है? तो ये याद रखना, इंट्रा है नॉट इंटर। इंटर पल्मोनरी अलग चीज है, वो अंदर की पल्मोनरी एल्वियोलाई के अंदर इफेक्ट कर रहा होता है, ये थोड़ा थोड़ा सरफेस के साथ होता है, ठीक है? इंट्रा पल्मोनरी नोड्यूल्स होते हैं ये। नेक्स्ट, इसके अंदर आपने जो बात याद रखनी है कि इसका ना इंसिडेंस कितना ज्यादा होता है कैंसर का, इंसिडेंस भी याद रखना है। इंसिडेंस बहुत हाई होता है, बहुत हाई होता है। मतलब कह लो कि लंग कैंसर का मेन ये भी कॉजेटिव एजेंट बन सकता है, ठीक है? बहुत ज्यादा होता है इसका रिस्क। अच्छा, यहाँ पे ना एक और चीज आती है कि कैल्सिफिकेशन किस तरह की मिलती है एस्बेस्टोसिस के अंदर? वो होती है आइवरी वाइट कैल्सिफिकेशन, ठीक है? ये चीजें ना कुछ याद रखनी है। अब कभी कभी ना
आयरन बीडेड स्ट्रिंग्स की जगह वो दे देते हैं कि ये गोल्डन ब्राउन फ्यूजिफॉर्म रॉड्स शेप में है। गोल्डन ब्राउन फ्यूजिफॉर्म रॉड्स रिजेंबलिंग, ठीक है, रिजेंबलिंग लाइक ब्लैक डम्बल्स, ठीक है, जो भी है, बेसिकली गोल्डन ब्राउन रॉड्स की ये उठा के दे देते हैं इसकी जगह, आयरन स्ट्रेन की जगह, ठीक है। ये आप लोगों को दूसरे नाम भी इनके पता होना चाहिए और कैसे दिखते हैं और क्या क्या होता है के अंदर, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके अंदर हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, रिपीट कर दे, करो, कौन रीड करेगा? एस्बेस्टोसिस में मैम हमारे पास प्लूरल प्लैक्स होते हैं, इसमें आयरन स्टेन बीडिंग के साथ भी अपीयरेंस होती है, या फिर गोल्डन ब्राउन फ्यूजिफॉर्म रॉड लाइक डम्बल्स. इट इज एसोसिएटेड विद हाई एसोसिएशन विद लंग कार्सिनोमा इन विच ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा इज मोर देन मेसोथेलियोमा. और ये इसकी जो इफेक्ट है दैट्स द लोअर लोब लोअर को लोब। affect करता है. और दूसरा मैम इसमें इंक्रीज इंसिडेंस है, एक तो कार्सिनोमा का और दूसरा कैप्लन सिंड्रोम का. एसोसिएशन इसकी है विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस और इंट्रापल्मोनरी नोड्यूल्स. आइवरी वाइट क्लासिफिकेशंस भी आपने बताया. गुड जॉब, ठीक है, और आईवी क्लासिफिकेशन एस्बेस्टोस बर्ड इसलिए नहीं कहते है। हैं इसको। तो ये ना एमसीक्यूज के लिए अब ना कुछ चीजें ना, कुछ जो चंक पॉइंट आपने याद रखने हैं जो अब आपको एमसीक्यूज में फेवरेट है। एक तो लोअर लोब्स का बार बार जिक्र किया जाएगा, ठीक है, एक वो कह देंगे कि किससे एसोसिएटेड है, तो आपने ये एसोसिएशंस भी याद रखनी है कि शिप बिल्डिंग, रूफिंग, प्लम्बिंग, फायर वर्कर का नाम ले लेंगे, कंस्ट्रक्शन, बेसिकली उन्हें ना कंस्ट्रक्शन वर्ड बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। फिर शिप बिल्डिंग पसंद है उनको, प्लम्बिंग पसंद है, ये तीन वर्ड ना उनके बड़े फेवरेट हैं। वो कहते हैं कि एक बंदा काम कर रहा है, शिप बिल्डिंग किया, ठीक है, फिर उसके ना कोई लोअर लोब्स के ऊपर इफेक्ट आया, ठीक है, और उसके अंदर हमें आइवरी वाइट कैल्सिफिकेशंस दिखाई दिए हैं, तो क्या है ये? तो शिप बिल्डिंग का पहली चीज पकड़ लो, एस्बेस्टोसिस है, कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, फिर ये याद रखो प्लम्बिंग, रूफिंग, आपको ये ऑक्यूपेशन का बहुत 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 ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अंदर इसमें से दो एमसीक्यूज तो डिट्टो कंफर्म आते हैं, कंफर्म, ये वाले इस टॉपिक से जो आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है, एसोसिएशंस याद रखनी है, इसकी इसकी एसोसिएशन किस किस के साथ है, इसके ऑक्यूपेशन का ध्यान रखना है किस किस के साथ है, ठीक है। इसके लफ्ज याद रखने हैं, आयरन स्टेन स्ट्रिंग एंड बीड्स अपीयर इन गोल्डन ब्राउन रॉड लाइक अपीयरेंस, आइवरी वाइट कैल्सिफिकेशन, इंट्रापल्मोनरी नोड्यूल्स, आपको वर्ड्स कोई कोई एक उठा के दे देंगे। और इनका फेवरेट पॉइंट फिर आता है प्लूरल प्लेक्स का, ठीक है, प्लूरल प्लेक्स भी इनको बड़ा पसंद है कि प्लूरल प्लेक्स भी दिखाई दिए हैं हमको, ठीक है, कभी फाइब्रोसिस का वर्ड दिखा देते हैं, ठीक है। और आपको ना मेसोथेलियोमा का भी पता होना चाहिए, कभी कभी ना कि वो कहते हैं कि क्या कॉज कर रहा होता है, तो वो हम हमेशा कॉज करवाता है मतलब वहां पे ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा नहीं दिया होगा, फिर हम मेसोथेलियोमा चूज करेंगे, ठीक है। बेसिकली प्लूरल प्लूरल मेसोथेलियोमा के एमसीक्यूज आंसर के उससे आ रहा होता है, ठीक है, कि ये एस्बेस्टोसिस कॉजेज, पूरा सिनेरियो उठा के दे देंगे एस्बेस्टोसिस का, शिप बिल्डिंग वर्कर, ये वो फलानी, फिर वो कहते हैं क्या कॉज करवाएगा, तो वो वहां पे ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा हमें याद रहना चाहिए ग्रेटर देन मेसोथेलियोमा। यहाँ तक क्लियर होगी बात? यस मैम. जी मैम। ठीक है, ओके, फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट आता है, क्या पढ़ें, बेरलियोसिस पढ़ लेते हैं, ठीक है। बेरिलियम के एक्सपोजर से ना, ये बेरिलियम का नाम पड़ा है ना, जो एक मेटल मेटल ज्यादा हो जाता है, ठीक है, बेरिलियम का एक्सपोजर जब होता है उसकी वजह से बेसिकली कॉज होता है ब्रिलियोसिस, ठीक है। और ब्रिलियम किन किन चीजों में ज्यादा पाया जाता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग ऑक्यूपेशन याद रखना है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, एरोस्पेस इंडस्ट्रीज,
ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना पता चल गया था, ये भी याद रखना है, एस्बेस्टोसिस लोअर लोब्स को इफेक्ट कर रहा था, बाकी जितनी भी अब हम डिजीजेस पढ़ेंगे वो, ये तो हमें पता अपर लोब्स को इफेक्ट करेंगे, तो ये भी लोब को इफेक्ट कर रही है, ठीक है, अपर लोब। अब अपर लोब, फिर आपने इसके अंदर जो याद रखना है वो याद रखना है कि इसका स्टीरॉइड्स रहे होते हैं आपके, ठीक है, और लंग एक्सपोजर के साथ, तो हम ना कभी भी आप लोगों ने निमोनिया का पेशेंट वगैरह ये सब देखे हो, और कोई खांस रहा हो, क्रोनिक एस्थमा के साथ आ रहा हो कोई किसी के साथ, तो उनको ना थोड़ा थोड़ा स्टीरॉइड्स की डोजेस के साथ लगाया जाता है, ताकि उनके ना अंदर की मतलब रिस्पॉन्स बेहतर हो सके, तो ये रिस्पॉन्सिव है स्टीरॉइड्स के साथ, ठीक है, रिस्पॉन्सिव टू स्टीरॉइड्स। एक और फीचर आता है इसका कि ये ग्रैन्युलोमेटस, और वो भी कौन सा, नॉन केजिएटिंग। ये कहाँ पढ़ा है हमने, नॉन केजिएटिंग ग्रैन्युलोमेटस थिंग कहाँ पढ़ी है, सार्कोइडोसिस। 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 सार्कोइडोसिस, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि सार्कोइडोसिस के साथ एक और भी है जो ऑक्यूपेशन रिलेटेड लंग डिजीज है, वो है ब्रिलियोसिस, ठीक है। तो ब्रिलियोसिस का आपने इस तरह से याद रखना है कि कोई भी सपोज एमसीक्यूज इस तरह से आ सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कोई बंदा काम कर रहा है, ठीक है, वो उसको ना मतलब हमने लंग के अंदर देखा, पहले पहले ना वो हमेशा ऑक्यूपेशन देंगे, तो जब भी एमसीक्यूज रीड करो ना, पहले एज देखो, हमेशा से रूल बनाओ, एज देखो, बंदा करता क्या है, ठीक है, या वो सिलिका में सैंड ब्लास्टिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा होगा, या वो एरोस्पेस इंडस्ट्री में काम कर रहा होगा, या वो मतलब जैसे एस्बेस्टोस के अंदर हमने पढ़ा शिप बिल्डिंग में काम कर रहा है, तो पहले ऑक्यूपेशन देखो, ठीक है, ये रूल बना लो अपना, ठीक है, फीमेल है कि फीमेल है, ठीक है, ये पहली लाइन तो वैसे भी हिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। फिर आपने देखना है कि उसके अंदर क्या नेक्स्ट फीचर्स आए हैं, अगर उन्होंने एक ओल्ड मैन दे दिया है और साथ में हमें कोई ऑक्यूपेशन दे दिया है, साथ में हमारे पास एक फीचर ऐसा दे दिया है जो दो डिजीज के अंदर जा रहा है, ठीक है, तो फिर हमने ऑक्यूपेशन देखना है कि ऑक्यूपेशन करता क्या था वो बंदा, तो फिर हमें ऑक्यूपेशन रिलेटेड डिजीज का पता होना चाहिए, कौन सी वैसी की वैसी सिम्टम्स के साथ और फीचर्स के साथ आ रही है, जैसे अब ब्रिलियोसिस है, ठीक है, तो उसके अंदर भी ग्रैनुलोमेटल नॉन केजिएशन आ रही है, ठीक है, लेकिन हमने ऑक्यूपेशन से इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया सार्कोइडोसिस के साथ, ठीक है। और दूसरा हमने अगर यहाँ पे केशियस नेक्रोसिस आता तब क्या करते हैं, यहाँ पे सैंड ब्लास्टिंग अगर इंडस्ट्रीज आ जाता और साथ में आपको कोई उल्टी भी माइंस की होती हिस्ट्री, क्या क्या कहते हैं, तब हमारे पास सिलिकोसिस आ जाता, नेक्स्ट हम सिलिकोसिस। पढ़ेंगे, हाँ सिलिकोसिस, ठीक है। इसके अंदर भी काफी कंट्रोवर्सीज बनी थी, वो हम अभी सॉल्व करते हैं उनकी कंट्रोवर्सीज भी, ठीक है। अच्छा, तो अब हमारे पास इसके कुछ फीचर्स क्या क्या आ गए कि ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के साथ एसोसिएटेड है, एरोस्पेस इंडस्ट्रीज भी आ जाती हैं, रिस्पॉन्सिव होते हैं, गुड टू, ये हमारे पास किसके साथ क्या कहते हैं, स्टीरॉइड्स के साथ होते हैं, ठीक है, और साथ में हमारे पास इसके अंदर हाँ रिस्क याद रखना होता है साथ कि इसका भी कैंसर के साथ रिस्क है, मतलब ये एसोसिएट कर रहा होता है, रिस्क बढ़ाता है कैंसर का, और साथ में एक और चीज याद रखनी है, कॉर्पल्मोनेल, ठीक है। तो इसका आपने इस तरीके से सारा याद रख लेना है। अब क्या क्या है, कौन रिपीट करेगा मुझे, ब्रिलियोसिस, हबीब, आज आप हबीब बोल नहीं रहे, हेलो, जी मैम। हाँ जी बताए। यस, सो जो बेरियोसिस है, इट इज रिलेटेड टू एक्सपोजर टू बेरिलियम, एंड जो हम्म, बेरिलियम दो कॉमन इंडस्ट्रीज में पाया जाता है, एरोस्पेस के अंदर एंड लोब्स पहले मैन्युफैक्चरिंग बताया के। ना, कौन सा लोब इफेक्ट करता है, अपर लोब को इफेक्ट ये करेगा, अफेक्ट ठीक है। करेगा अपर लोब। ओके। हम्म, ठीक है। अच्छा, अब इसका जो फीचर है वो ये है कि इट शोज नॉन केसिएटिंग ग्रैनुलोमा हम्म एंड इज रिस्पॉन्सिव टू स्टेरॉइड्स। हम्म साथ में
is high risk for cancer and core pulmonale. और परमानेंट एग्जैक्टली, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट क्या पढ़े हैं अब, कोल वर्कर पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमारे पास कोल वर्कर्स के साथ निमोकोनियोसिस कौन कौन सी कैसे रिलेट कर रही होती है। कोल का वर्ड ही बता रहा है किसके साथ है, कोल डस्ट एक्सपोजर, मतलब एक्सपोजर, ठीक है, कोल डस्ट एक्सपोजर के साथ है। कोल डस्ट मतलब ये माइंस है, माइंस के अंदर ये खुदाई वाले जो मजदूर हैं उनको ज्यादा ये होती है, ठीक है। अब इन्होंने अफेक्ट किस लोब को करना होता है, अपर लोब, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिखाई क्या देखा है, मतलब बेसिकली इसको कोल वर्कर को ब्लैक लंग डिजीज भी कहते हैं, ठीक है। कोल वर्कर है ना, माइंस के साथ एसोसिएटेड है, कोल काला, ब्लैक लंग डिजीज, ठीक है। तो इसके अंदर हमें कैसे और चीजें पता चलती हैं, इसके अंदर बेसिकली होता क्या है। अब जैसे कोल वर्कर्स हैं, ठीक है, हमें नेचुरली पता है कि मैक्रोफेजेस जो मतलब होते हैं ना, मैक्रोफेज जो होते हैं वो अटैक करते हैं लंग्स के ऊपर, ठीक है। और वो लिड मतलब वो अंदर बैठ जाते हैं कार्बन के साथ, कार्बन को ना वहीं पे रख लेते हैं अपने, ठीक है। कार्बन जैसे कार्बन एक्सपोर्ट करवा रही होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल करते हैं, लेकिन ये ना कार्बन को ना अपने पास रख लेते हैं। जो मैक्रोफेज अटैक कर रहे होते हैं ना, तो इनको कहते क्या है, वर्ड क्या इसके लिए बनाया गया है, तो मैक्रोफेज लेडन विथ कार्बन, ठीक है। मैक्रोफेज उसी के साथ बैठ जाते हैं, कार्बन को भी अपने पास बिठा लेते हैं, खुद भी अपना काम भूल जाते हैं कि यार हमने हमने तो मतलब बैक्टीरिया वगैरह को निकालना है, वायरसेस को निकालना है, नहीं यार हम भी इसके साथ अब बैठ जाएं, अब हम इसका भी काम खराब करते हैं, अपना भी जो हम मजदूरी पे आए थे हम भी अपनी मजदूरी भूल जाते हैं, ठीक है। बेसिकली ये इनका काम होता है। फिर ये क्या करवाते हैं, इन्फ्लेमेशन करवा देते हैं, ठीक है। ये इनका काम होता है। और खुद तो निक तो ड्यूटी भूल गया, उसको भी, उसकी जो ड्यूटी थी ना कार्बन डाइऑक्साइड की, उसको भी कहा यार चल तू भी छोड़ अपना काम, यहीं पे बैठ। दोनों ना इसका इसका काम बिगाड़ते हैं, इसको ऊपर पहुंचाते हैं, ठीक है। तो उसकी इन्फ्लेमेशन करवा देते हैं, फाइब्रोसिस करवा देते हैं, जिसको ब्लैक लंग डिजीज कहते हैं। और ये भी कैप्लन सिंड्रोम को इंक्रीज करता है, कैप्लन सिंड्रोम। अच्छा, ये दिखाई कैसे देते हैं, दिखाई इसके अंदर भी नॉड्यूलर अपीयरेंस होती है, नॉड्यूलर, लेकिन वो राउंडेड होती हैं, ठीक है, राउंडेड। अब राउंडेड नॉड्यूलर ओपेसिटीज होती हैं, ठीक है, ठीक है। ये इमेजिंग पे या एक्सरेज वगैरह के ऊपर आपको दिखाई दे देंगे, इमेजिंग के ऊपर ना आपको नॉड्यूलर अपीयरेंस दिखाई देती है। रिस्क इंक्रीज करवा देता है ना, इंक्रीज रिस्क ऑफ कैप्लन सिंड्रोम, कैप्लन सिंड्रोम। हैंड का सिंड्रोम आप लोगों ने पढ़ा नहीं है एनाटॉमी में, कैप्लन आपने, वो होता है कैप्लन सिंड्रोम, उसका रिस्क बढ़ा देते हैं। मुझे बताएं, अब हमने कोल डिजीज में क्या पढ़ा है, कौन बताएगा। मैम इसमें हमने पढ़ा था सामिया कि ने, नहीं नहीं, जारा ने बता दिया है पहले, मैं सामिया से पूछूंगी। जी सामिया बताएंगी, हाँ जी सामिया। जी मैम, मैम इसमें ये है कि जब हम लोग वैसे ही अगर कोई पार्टिकल्स इनहेल करता है ना, तो नॉर्मली ये होता है कि हमारे पास जो म्यूकोसिलिया होता है ना, वो उसको एक्सेल आउट, मतलब उसको जो है वो रिमूव आउट कर देता है। लेकिन हम्म अगर उसी चीज़ का क्रॉनिक एक्सपोजर होता रहे ना, तो वो हम्म पार्टिकल्स जो होते हैं वो लंग्स की बेस पे या उस जगह पे जहाँ पे मैक्रोफेजेस पड़े हुए हैं ना, मतलब हम्म एल्वेोलर जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो वहाँ पे जाते हैं। अब हम्म कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस में ये होता है कि कार्बन का कॉन्टिन्यूअस एक्सपोजर हो रहा है और हम्म मैक्रोफेजेस ना उसको इनगल्फ कर लेते हैं, और इन्हीं को हम्म हम लोग डस्ट सेल्स कह रहे होते हैं। हम्म और इसमें जो लोब्स अफेक्ट होती हैं वो अपर लोब्स हैं। एंड हम्म, और क्या था, हाँ, इसको ब्लैक लंग डिजीज भी कहते हैं। क्या रिस्क में ब्लैक क्या है लंग और डिजीज। दिखाई जी कैसे मैम, देती है इमेजिंग टेक्निक्स पे।
मैम नोडुलर अपीयरेंस होती है और रिस्क ऑफ कैप्लान सिंड्रोम जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे अब आपने ना दो चीजें बहुत अच्छे से, एक तो हमने एस्बेस्टोसिस पढ़ लिया है, ठीक है, एक होता है सिलिकोसिस जो अब हम पढ़ने लगे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दो, मतलब जितने भी एमसीक्यूज सबसे ज्यादा आए हैं ना इन दो टॉपिक से आए हैं, और जो कंट्रोवर्शियल एमसीक्यूज आए हैं वो सिलिकोसिस से आए हैं। ठीक है, बच्चे फंस जाते हैं इसके अंदर। अब वो ना बच्चे फंसते क्यों हैं, क्योंकि ना वहां पे जो बेसिकली हम जब रफी पढ़ते हैं ना, रफी के अंदर ना एमसीक्यूज के ऑप्शन नहीं दिए होते, डायरेक्ट आंसर दिए होते हैं, ठीक है। तो वो हम कहते हैं कि यार यहाँ पे सिलिकोसिस क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे तो ऑक्यूपेशन भी दिया हुआ है। उन्होंने उन्होंने ये भी बताया है कि ये एसोसिएट होता है टीबी, मतलब टीबी के सारे फीचर सिलिकोसिस में आ रहे हैं, ठीक है। एक्सपोजर बस सिलिकोसिस का हो रहा है, ठीक है, बाकी सारे जितने फीचर्स आ रहे हैं ना वो आपको उठा के वो टीबी के दे देते हैं, क्योंकि उसकी एसोसिएशन होती है, वो टीबी कॉज करवाने में इसका भी रोल होता है, ठीक है, सिलिकोसिस का, क्योंकि मैक्रोफेजेस अफेक्ट हो रहे होते हैं, वो एपिथेलियोइड सेल्स और जाइंट सेल्स लैंगरहैंस को भी अफेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, वही सेम मैकेनिज्म होता है इसका भी, सिलिकोसिस का, ठीक है। अब फंसते कहाँ पे हैं कि यहाँ पे टीबी टीबी क्यों आया है, हमने तो इसके अंदर वो करना है, सिलिकोसिस करना है। वही बात है, अगर सिलिकोसिस आएगा, सिलिकोसिस के साथ कोई ऑक्यूपेशन दे दिया है, ठीक है, माइंस के साथ दे दिया है, ठीक है, कोई और स्टोन कटर भी दे दिया है, ठीक है, या सैंड ब्लास्टिंग इंडस्ट्रीज दे दी हैं, या हमारे पास कोई ग्लास मैन्युफैक्चरर आ गया है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे हमने इन सब चीजों को वो देखना होता है, केटर करना होता है कि बेसिकली आता सबसे ज्यादा ना इम्पोर्टेंट माइन का वर्ड है, ठीक है। कभी कभी वो सैंड ब्लास्टिंग दे देते हैं, वैसे स्टोन कटर और ग्लास मैन्युफैक्चरर कभी इतना एसेस दिया नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सिलिकोसिस के साथ ये भी ऑक्यूपेशंस आ जाते हैं, स्टोन कटर्स भी, ग्लास मैन्युफैक्चरर भी, सैंड ब्लास्टिंग इंडस्ट्रीज इम्पोर्टेंट है, माइंस भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर वहां पे सिलिकोसिस ना दिया हो तब हम टीबी के ऊपर जाएंगे, क्योंकि क्या होता है, टीबी के फीचर्स दिए होते हैं और कोई और ऑप्शन से उसको कोरिलेट नहीं कर पा रहा होता, इसलिए हम उसकी उस केस के अंदर हम टीबी करते हैं जब सिलिकोसिस नहीं दिया होता। मतलब इस केस के अंदर भी याद रखना है, अगर ऑप्शन में दिया हो कि आपको टीबी और सिलिकोसिस और साथ में माइंस या ग्लास मैन्युफैक्चरर और सैंड ब्लास्टिंग का दिया हो, तो हमें सिलिकोसिस प्रेफर करना है टीबी के ऊपर, ठीक है। ये बात पहले अपने दिमाग में बिठा लो, जो कंट्रोवर्सीज थी। अब इसके ना फीचर्स के हम एक दफा देख लेते हैं। अब सैंड ब्लास्टिंग या फाउंड्रीज या माइंस इंडस्ट्रीज, ये सारी चीजें आ गई हैं, आपको पता होनी चाहिए कि किसके साथ एसोसिएटेड है, अफेक्ट किसको कर रहा है, अपर लोब्स को कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो सिलिका है, सिलिकोसिस, सिलिका का वर्ड ही आपको बता रहा है कि ये नीचे मट्टी से रिलेटेड है, जो है सिलिका, सिलिका, ठीक है, सिलिका के साथ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो मैक्रोफेजेस होते हैं ना, कभी भी कोई माइंस के अंदर काम है, वो इनहेल जब कर रहा है, मतलब धूल मिट्टी इनहेल कर रहा है, ठीक है, लंग्स में जा रही है, वो जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो उसको मतलब अटैक करते हैं, ठीक है, वो रिस्पॉन्ड करते हैं उसको, फिर उनके रिस्पॉन्स में क्या होता है कि कुछ हमारे पास फिब्रोजेनिक फैक्टर्स रिलीज होते हैं, ठीक है, जो कि फाइब्रोसिस कॉज करवा रहे होते हैं, ठीक है। क्या किया, मैक्रोफेज ने सिलिका के साथ रिस्पॉन्ड किया, ठीक है, उसने क्या किया, रिलीज करवाया फिब्रोजेनिक फैक्टर्स को, ठीक है, उसने कॉज करवा दी फाइब्रोसिस, ठीक है। इसकी वजह से होता क्या है, जब फाइब्रोसिस होती है कि सिलिका जो होता है ना, बेसिकली वो फेगोलाइसोसोम्स को भी डिस्टर्ब करवाता है, ठीक है, फेगोलाइसोसोम को डिस्टर्ब करवाता है, ठीक है, और साथ में इंपेयर करता है मैक्रोफेजिस को। जहाँ पे अब मैक्रोफेजेस इन्वॉल्व हो गए हैं, ठीक है, फेगोलाइसोसोम
का डिस्ट्रप्शन आ गया, तो जिसकी वजह से क्या होता है, टीबी होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। मतलब ये एसोसिएट करवा रहा है। एक मिनट। अच्छा, तो हमारे पास क्या हुआ कि फेगोलाइसोसोम को डिस्टर्ब किया, इम्पेयर किया मैक्रोफेजेस को, जिसकी वजह से टीबी के चांसेस ज्यादा हो गए हैं। अब यहाँ पे कुछ फीचर्स दे देते हैं। एक तो हमारे पास जो एक्शल अपीयरेंस उसको कहते हैं, ठीक है, एक्शल अपीयरेंस या कैल्सिफिकेशन होती है। ठीक है, साथ में वही टिपिकल टीबी के फीचर्स होते हैं बायलैटरल, जो कि अनसिमेट्रिकल होते हैं, अनसिमेट्रिकल, ठीक है, या हाइलर लिम्फेडिनोपैथी, बायलैटरल लिम्फेडिनोपैथी, या कह देंगे हाइलर लिम्फेडिनोपैथी या पेरीहाइलर, ठीक है, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, लिम्फेडिनोपैथी। उसके साथ आपको घुमाने के लिए कोई ड्रग भी लिख सकते हैं, टीबी वाला, ठीक है, ये टीबी का ड्रग भी लिया ताकि आपको एक दफा घुमा लें कि यार ये टीबी ही है। बट मैंने आपको क्या बताया, अगर उन्होंने ऑक्यूपेशन बता दिया, ठीक है, तो आपने, अगर वो टीबी की सारी बकवास कर भी रहे हैं, तो आपने चूज क्या करना है, सिलिकोसिस को करना है, ग्रेटर देन टीबी, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने काफी कंट्रोवर्सीज, मतलब कंट्रोवर्सीज ये की थी कि नहीं यार, हम इसके अंदर टीबी ही चूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सारे टीबी के ही एसोसिएशन आई हुई हैं। बट आपको ये पता होना चाहिए, जो सिलिकोसिस है वो कॉज करवा रहा है टीबी को। अगर उन्होंने ऑक्यूपेशन दे दी है, तो आप चुप करके सिलिकोसिस को ढूंढोगे। अगर सिलिकोसिस नहीं मिला, तब हम टीबी को मार करेंगे। इसके अलावा ना, यहाँ पे आपको डायरेक्ट कभी कभी ये एक्शल अपीयरेंस नहीं मिलती। वो एमसीक्यूज में आपको क्या देते हैं, नो स्टॉर्म अपीयरेंस, ठीक है, ये दे देते हैं उठा के एक्शल अपीयरेंस की जगह। तो अब मुझे ये कौन रिपीट करवाएगा, सिलिकोसिस, और एक मिनट मुझे देखने दो कौन कौन है। और इसरार, आधा इसरार करवाएंगे, आधा मुझे जाकिर करवाएंगे। चलें, जी जाकिर आप बताएं। मैम सिलिकोसिस में जो है इफेक्ट करता है अपर लोब को, और इसमें हिस्ट्री दी होती है सेल ब्लास्टिंग या फॉन्ड्रिस या माइंस की। ये कुछ मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो फाइब्रोसिस करवाते हैं, फाइब्रोजेनेटिक फैक्टर की वजह से फाइब्रोसिस होती है। इसमें टीबी की रिस्क इंक्रीज हो जाती है, साथ में कैंसर्स या कोर्पल की भी हो सकती है। बाकियों की तरह जैसे कि कैप्लन सिंड्रोम, एस्बेस्टोसिस सबसे और ज्यादा इम्पोर्टेंट आपने बस टीबी को याद रखना है, वरना कैप्लन सिंड्रोम भी करवा रहा है, पल्मोनल भी करवा रहा है, कैंसर भी करवा रहा है, बट आपने एसोसिएशन सबसे ज्यादा किसकी याद रखनी है, टीबी की। यहाँ पे सिर्फ चुप करके टीबी को ही याद करो, वरना अगर कैंसर वगैरह पे जाओगे ना, आप लोग फिर घूम जाओगे सिलिकोसिस में। मैंने आपको सिंप्लीफाई इसलिए सिर्फ टीबी के एसोसिएशन को हाईलाइट करवाया इसके अंदर, ठीक है, तो टीबी ही याद रखो। चेस्ट एक्सरे पर एक शेल हो सकता है, और बाकी नो स्टॉर्म अपीयरेंस भी दे सकते हैं आपको इसकी जगह, ठीक है। और वहीं टिपिकल जी हमारे पास फीचर्स आएंगे टीबी के, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। अच्छा, कल आपने फिजियो की क्लास में क्या पढ़ा है? कौन लंग बताएगा, फिजियो वॉल्यूम्स। की क्लास ली थी? लंग वॉल्यूम्स, ठीक है, वो समझ आए थे लंग वॉल्यूम्स?
लंग वॉल्यूम्स को बहुत बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि उसके एमसीक्यूज बहुत घुमा फिरा के देते हैं। उसको सिंप्लीफाई करके याद रखना होता है, उनकी अमाउंट्स को भी याद रखना होता है कि कौन से कितने वॉल्यूम है, क्या अंदर चीजें हैं, क्या हो रहा है। ठीक है, उन सब चीजों को इजी तरीके से याद रखना होता है। फंक्शनल रेजिड्यू कैपेसिटी कोई मुझे बताएगा क्या होती है, किसके कॉम्बिनेशन से कहते हैं हम? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। एग्जैक्टली, ठीक है। और वाइटल कैपेसिटी? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये टोटल कितनी होती है? टोटल कितनी होती है अमाउंट? 1.5 लीटर 4.5 लीटर। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है बेसिकली ये 4.5 से भी ज्यादा है, 4.6 तक जाती है, क्योंकि हमारे पास इंस्पायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम कितना है, 3000 है ना। 2.5 टाइडल वॉल्यूम 500 है, ठीक है। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारे पास कितना है, 1.5। वो 1100 है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप लोग कंबाइन करके याद किया करो। अच्छा, प्रेगनेंसी में क्या इंक्रीज होता है? फंक्शन रिजल्ट और फंक्शन रिजल्ट दूसरे कैपेसिटी एफआरसी। नहीं, इंक्रीज का पूछा है मैंने। इंक्रीज क्या होता है, डिक्रीज का नहीं पूछा मैंने। टीवी ज्यादा होता है टाइडल वॉल्यूम हाँ, टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इंक्रीज होता है, मिनरल वेंटिलेशन इंक्रीज होती है, ठीक है। रेस्पिरेटरी रेट भी इंक्रीज होता है, लेकिन रेस्पिरेटरी रेट कब इंक्रीज होगा हमारे पास, वो लास्ट ट्राइमेस्टर में होता है, ठीक है। कभी कभी एमसीक्यूज इसका भी आ जाता है ना, कि रेस्पिरेटरी रेट भी इंक्रीज तो हो रहा है ना, लेकिन हमने ऊपर जाके देखना है कि थर्ड ट्राइमेस्टर की बात की हुई है, मतलब किस ट्राइमेस्टर की बात की हुई है। कभी कभी वो वीक्स में पूछ लेते हैं, वो कहते हैं कि 34 वीक पे है, वुमेन आई है, ठीक है। तो इस केस के अंदर क्या चीजें इंक्रीज हो रही हैं, और वहां पे ये टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये कुछ नहीं दिया होता, तब वहां पे रेस्पिरेटरी रेट हमने चूज करना होता है, क्योंकि लास्ट ट्राइमेस्टर में रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाता है ऑटोमेटिकली। और क्या हमारे पास आता है डिक्रीज के, हमारे पास पैटर्न क्या क्या है और उसकी प्रेफरेंसेस क्या है? सबसे पहले हमने चीज क्या चूज करनी है प्रेगनेंसी के अंदर, कि क्या डिक्रीज हो रही है सबसे ज्यादा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। एफआरसी। एमसीक्यूज बहुत ज्यादा हैं, मतलब आप लोगों के पास कह लो बहुत ज्यादा है। अगर एफआरसी ना हो, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ना हो, तब हमने पीसीओ2 के ऊपर मूव करना है, ठीक है। ये पूरी प्रेफरेंस आप लोग लिख लिया करो और बार बार रिपीट किया करो, एक दूसरे को सुनाया करो, तभी आप लोगों को याद होगी। अगर वो ना हो, पीसीओ2 ना हो, तब क्या हम चूज करेंगे, क्या ढूंढेंगे? FeV1 रेशियो टू FVC। हाँ एग्जैक्टली, अगर वो ना मिले तब क्या चूज करोगे? देन मैम इसकी वैसे TLC। कोई सीक्वेंस तो मैंने याद की हुई थी पहले हाँ जी, हाँ जी, बताएं क्या की हुई थी आपने? सबसे पहले था कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो होता है वो डिक्रीज होती है, देन FeV1 बाय FVC, और उसके बाद फ्रिक्शन रेसिडुअल कैपेसिटी। मे बी आई रॉन्ग। नो 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 नो, पहले फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है, देन आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर हमारे पास रेशियो है, फिर हमारे पास टीएलसी, देन हमारे पास टाइडल, ये टीएलसी काउंट आ जाता है, सॉरी, टाइडल वॉल्यूम तो वैसे भी इंक्रीज हो रहा होता है। जी जी। मैम कॉन्सेप्चुअली देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड पहले कम होना चाहिए।
वैसे फिर होना ये चाहिए, लेकिन फिर ये ही फिर ये एफसीपीएस सीक्वेंस बनेगा। एफसीपीएस एफसीपीएस नहीं मानता इस चीज को, सीपीएसपी नहीं मानता। आप डॉक्टर वो नमरा जो ने जो करवाया था ना मैम, उसमें यही था सबसे पहले, कार्बन मैं डाइऑक्साइड फिर आपको रेशियो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको यही बता रही हूँ, लॉजिकली भी देखा जाए तो यही बनता है। ठीक है, वो बिल्कुल बता रही हैं सही डॉक्टर नमरा। लेकिन सीपीएसपी के साथ आप लोग चलो, सीपीएसपी की एमसीक्यूज आप उठा के देखो, यही यही ना आप लोग ना, यही जो एमसीक्यूज कंट्रोवर्सीज होती है ना, आप लोगों ने वो ज्वाइन किया हुआ एफसीपीएस का ग्रुप एफबी के ऊपर, वहां पे जाके ना वो देख लिया करो। वहां पे आप जब सर्च करोगे ना एमसीक्यूज, वो सामने आ जाएंगे। तो वहां पे सारी एक्सप्लेनेशंस भी होती हैं, वहां पे आपको उठा के सारा उनका काला चिट्ठा खोल के भी दिया होता है। ठीक है, तो सीपीएसपी क्या मानती है, सीपीएसपी कहती है कि पहले फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी डिक्रीज होगी, वो अगर ऑप्शन में नहीं होगा तब हम चूज करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फिर हम रेशो की तरफ जाएंगे, फिर हम टीएलसी काउंट के ऊपर जाएंगे, टोटल लंग कैपेसिटी, सॉरी टीएलसी जो हमारे पास है। ठीक है, डॉक्टर नम्रा और मैं इस चीज को एग्री करते हैं दोनों मिल के कि पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ही कम होना चाहिए। लेकिन आप सीपीएसपी को नहीं जानते, वो बहुत मैम बड़ी चीज है। हाँ जी, ये जो सीक्वेंस बताया ये किस चीज़ में होती है, और काइंडली थोड़ा सा दोबारा रिपीट करवा दें। प्रेगनेंसी की केस में होती है। कभी प्रेग्नेंट वुमेन का केस आ जाए ना, और वो लंग से रिलेटेड कोई भी चीज कहें कि प्रेगनेंसी है पेशेंट को और उसको ना ब्रीदिंग इश्यूज हैं, तो सबसे पहले क्या चीज ऐसी कम कम हुई है। ठीक है, तो वो पूछ लेते हैं, तब हम कहते हैं कि एफआरसी वैल्यू कम हुई है, फिर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फिर हम कहते हैं रेशियो, फिर टीएलसी को हम डिक्रीज करवा रहे होते हैं। क्योंकि प्रेगनेंसी और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर ना चेंजेस होते हैं, चेंज आ जाते हैं। उसी तरह प्रेगनेंसी का अगर देखा जाए सीवीएस के अंदर, ठीक है, तो हम देखते हैं वहां पे क्या क्या चीजें इंक्रीज और डिक्रीज कर रही होती हैं, वो भी याद रखना होता है। ठीक है, जैसे कार्डिक आउटपुट इंक्रीज कर रहा होता है प्रेगनेंसी के अंदर, क्योंकि वहां पे प्री लोड इंक्रीज कर जाता है, आफ्टर लोड डिक्रीज कर जाता है। वहाँ पे हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या क्या होता है, प्लेसेंटल जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है, यूट्रस की परफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, फिर आती है हमारे पास एनीमिया, एनीमिया कॉज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे एनीमिया क्यों, प्लाज्मा की एक्सपेंशन हो जाती है और रेड ब्लड सेल मैस इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये सब चीजें फिर याद रखनी होती है। इन सब चीजें सीक्वेंस को याद रखना होता है। फिर ओबीस पर्सन में हमारे पास क्या आपको मिलेगा, अगर वहां पे सिनेरियो उठा के देते हैं आपको प्रेग्नेंट फीमेल की जगह ओबीस पर्सन, तब वहां पे क्या क्या डिक्रीज होगा। वहां पे भी यही एफआरसी हमारे पास डिक्रीज होगी, ये टोटल लंग कैपेसिटी डिक्रीज होगी, और क्या कहते हैं ये दोनों मेन चीजें डिक्रीज होती हैं, ये ओबीस पर्सन के साथ आ जाते हैं। मैम वो सीवीएस वाला प्रेगनेंसी में काइंडली थोड़ा सा फिर रिपीट करवा दें। हम सीवीएस वैसे पढ़ नहीं रहे, वैसे मैं आपको बता देती हूँ। कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होता है क्योंकि प्रीलोड इंक्रीज हो रहा होता है, आफ्टर लोड डिक्रीज हो रहा होता है। हार्ट रेट इंक्रीज करता है, प्लाज्मा एक्सपेंशन होती है, मतलब प्लाज्मा का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होता है, जिसकी वजह से एनीमिया होता है प्रेगनेंसी के अंदर, क्योंकि एचबी कम हो जाती है फीमेल्स की। ठीक है, इसलिए कभी कभी आफ्टर लास्ट ट्राइमेस्टर में उनको आयरन के इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। ठीक है, फेरेंजेक लगवा रही होती हैं 2-3 उनके शॉट्स। फिर हमारे पास ब्लड सेल मैस जो होता है हमारे पास, वो इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से भी एनीमिया कॉज होता है। ठीक है, कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे एआरडीएस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म और एस्थमा आप लोगों को करवाऊंगी मैं। ठीक है, एस्थमा के एमसीक्यूज काफ़ी ज़्यादा आते हैं, उसके ड्रग रिलेटेड भी आते हैं, तो वो भी आप लोगों को सीक्वेंस में बताऊंगी कि आपने कैसे चूज करना है, उनकी एमसीक्यूज को कैसे इजीली लेके चलना है। ठीक है, अच्छा रिस्ट्रिक्टिव डिजीज और ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज आप लोगों ने पढ़ी है
मैम ये सारी नहीं डॉक्टर मैम। ऐसा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया था रिस्ट्रिक्टिव और ऑब्स्ट्रक्टिव के बारे में लंग वॉल्यूम से रिलेट करके। हाँ हाँ, वो क्या क्या दिया था? कि क्या मतलब दिया रिस्ट्रिक्टिव में था था? सारी कि चीज़ें कम होती हैं और ऑब्स्ट्रक्टिव में रेजिड्यूअल बढ़ती है और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कम होती है, बाकी दो नॉर्मल रहती हैं। ठीक है, और रेशो का क्या बताया था? रेशो का कोई आइडिया है कि कहाँ रेशो के इंक्रीज हो बारे रहा में है? हम कुछ नहीं बताया था। अच्छा, यहाँ पे भी इनके भी कुछ एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को कल इंशाल्लाह करवाऊंगी कि आपने ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस के केस के अंदर, रिस्ट्रिक्टिव डिजीजेस के केस के अंदर इनके भी आपको ना कुछ चाय के लिए सीक्वेंस बोल याद रही थी, होने मुझे चाहिए। चाहिए तो मुझे और कुछ नहीं। क्या हुआ? सामिया, कुछ कहा है आपने? जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज के अंदर एक सीक्वेंस बनता है कि इंक्रीज क्या कर रहा होता है, ठीक है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इंक्रीज कर रही होती है सबसे ज्यादा, अगर ऑप्शन में आपको मिले, ठीक है। कोई ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस हैं कौन कौन सी? एबीसी के निमोनिक से याद रखना है, ठीक है। हमारे पास एस्थमा आ जाता है, ब्रोंकिटिस आ जाता है, सीओपीडी आ जाता है, सीओपीडी में फर्दर डिविजन आ जाते हैं, एम्फाइसीमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आ जाता है, ठीक है। वो याद रखना है पहले तो, ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है हमारे पास, जो वाइटल कैपेसिटी होती है ना, वो लेस देन 75% होती है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मतलब एयर का ट्रैपमेंट हो जाती है, एक्सपायरेशन प्रॉब्लम होती है हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, ठीक है, एयर की ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है। यहाँ पे हमारे पास होता क्या है कि आपने याद रखना है इसका सीक्वेंस, चीजें भी आपको नॉर्मल पता होनी चाहिए कि ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज में कम क्या हो रहा है, ज्यादा क्या हो रहा है। कम बेसिकली रेशो हो रही है, मतलब रेशो जो होती है हमारे पास 75% से लेस आ जाती है, ठीक है, या 0.8 का इसका मार्कर होता है, 0.8%, ठीक है। फिर आता है हमारे पास और क्या डिक्रीज कर रहे हैं हमारे पास, एफ वी वन, वो V1 सिंगली वो डिक्रीज कर रही होती है सबसे ज्यादा, ठीक है। और फिर हमारे पास एफ भी डिक्रीज कर रही होती है, लेकिन जब रेशो की बात आती है तो याद रखना है FeV1 सबसे ज्यादा डिक्रीज होगी रेशो के अंदर, ठीक है, और FVC डिक्रीज होगी। जब FeV1 आपने बेसिकली याद रख ली है ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज के केस के अंदर, तो आपको रेशो भी ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा वो डिक्रीज हुई है ऑब्स्ट्रक्टिव के केस के अंदर। इंक्रीज क्या हो रहा है हमारे पास, रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, और टोटल लंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपने सीक्वेंस फिर याद कैसे करना है। सीक्वेंस ऑब्स्ट्रक्टिव के केस के अंदर कोई एस्थमा का केस आ गया, कोई ब्रोंकिटिस का केस आ गया, कोई सीओपीडी का केस आ गया, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का, वही उनमें सीओपीडी के केस के अंदर वो कह दे कि ये केस है, तो आपने चूज क्या करना है। वो हमेशा पूछते हैं हमेशा इंक्रीज का, यहाँ पे इंक्रीज क्या कर रहे हैं, तो इसकी प्रेफरेंस याद रखनी है कि FRC इंक्रीज ग्रेटर देन TLC ग्रेटर देन रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। तो पहले आपने सबसे ज्यादा पहले ढूंढना क्या है, FRC ढूंढना है कि ऑब्स्ट्रक्टिव का केस है यार, ऑब्स्ट्रक्टिव है, मतलब हमने क्या क्या ढूंढना है, FRC, ठीक है। FTR के निमोनिक्स इसको याद कर लो, पहले F ढूंढो, फिर T ढूंढो, फिर R ढूंढो, FTR, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव। फिर आते हैं हमारे पास रिस्ट्रिक्टिव डिजीजेस आ जाती हैं, ठीक है। रिस्ट्रिक्टिव डिजीजेस का मतलब क्या है, रिस्ट्रिक्टेड फिलिंग ऑफ द लंग्स, मतलब फिल नहीं हो पा रहे, रिस्ट्रिक्शन आ गई हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर हमारे पास डिजीजेस कौन कौन से है, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस आती है, न्यूमोकोनियोसिस आती है, सार्कोइडोसिस, हाइपर सेंसिटिविटी, न्यूमोनाइटिस आ जाता है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास याद क्या रखना है कि डिक्रीज और इंक्रीज क्या क्या चीजें हो रही हैं। डिक्रीज हमारे पास FVC डिक्रीज हो रही है, सबसे ज्यादा डिक्रीज क्या हो रही है, FVC डिक्रीज होगी, हर चीज उल्टी हो जाएगी, ठीक है। TLC डिक्रीज होगी, FRC डिक्रीज होगी, FEV1 भी डिक्रीज होगी, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा डिक्रीज होता है FVC। ऊपर ऑब्स्ट्रक्टिव में सबसे ज्यादा डिक्रीज क्या कर रहा है, FEV1, ठीक है, रेशो के अंदर। यहाँ पे FVC डिक्रीज होगा रिस्ट्रिक्टिव के अंदर, सब ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो पूछते हैं कि रेशो का क्या माजरा है रिस्ट्रिक्टिव के अंदर। वैसे ये नॉर्मल होती है, यहाँ नॉर्मल रेंज में होती है FeV1/FVC रेशो, लेकिन अगर वो पूछे कि इंक्रीज हो रही है डिक्रीज, तो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, क्योंकि FVC नीचे वाला जो हमारे पास न्यूमरेटर है वो सबसे ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब ऑटोमेटिकली जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है।
अब हमारे पास यहाँ पे बेसिकली पूछा ही यही जाता है कि रिस्ट्रिक्टिव में डिक्रीज क्या हो रही है और ऑब्स्ट्रक्टिव के केस में इंक्रीज क्या हो रही है। ठीक है, वहां पे भी FRC इज ग्रेटर देन TLC ग्रेटर देन रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, ये इसका ना कुछ चीजें थी, ये भी याद रखने वाली हैं। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि ये चंक पॉइंट्स आए हुए हैं और ये चंक पॉइंट्स निकालते निकालते ना बंदा वैसे ही पागल हो जाता है। तो ये इन मेरे चीजों को ना याद करो। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में जो कम हो रहा है, ये दोबारा सीक्वेंस बताइए काइंडली। सॉरी, मुझे आवाज नहीं आई सर आपकी। रिस्ट्रिक्टिव का क्या है? रिस्ट्रिक्टिव लंग की जो सीक्वेंस है ये बताए तो काइंडली, थोड़ा जो कम हो रहा है। यहाँ पे सीक्वेंस नहीं आपको पूछेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट आपको पूछेंगे यहाँ पे डिक्रीज क्या हो रहा है। वहां पे FVC ही सबसे ज्यादा डिक्रीज होता है, वहां पे डिक्रीज TLC होता है, वहां पे FRC डिक्रीज हो, वहां पे ओके सिर्फ एक ही ऑप्शन आपसे पूछेंगे। ठीक है, बाकी सारी चीजें इंक्रीज होती हैं, ये चार चीजें डिक्रीज हो रही होती हैं। लंग कंप्लायंस बेसिकली डिक्रीज होगी रिस्ट्रिक्टिव के केस के अंदर। ठीक है, और रेशियो इंक्रीज कर जाएगी। इसका MCQs भी आया होगा मैम कि ऑब्स्ट्रक्टिव में कंप्लायंस भी को क्या काइंडली होता है। रिपीट कर दें दोबारा से। ऑब्स्ट्रक्टिव की केस के अंदर मैंने आपको बताया है कि FRC इंक्रीज होगा ग्रेटर देन इंक्रीज TLC ग्रेटर देन इंक्रीज रेसिडुअल वॉल्यूम, और वहां पे आपको लंग कंप्लायंस भी इंक्रीज मिलेगी ऑब्स्ट्रक्टिव की केस के अंदर। रिस्ट्रिक्टिव के अंदर रिस्ट्रिक्शन जहाँ पे वर्ड आ रहा है, रिस्ट्रिक्ट का मतलब ही रोकना है ना, तो लंग कंप्लायंस भी रुक जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन वहां पे रेशियो इंक्रीज या नॉर्मल हो जाएगी। इंक्रीज एक याद कर लो, बाकी हर चीज वहां पे डिक्रीज कर रही है। ठीक है, वहां पे डिक्रीज, फिर FVC सबसे ज्यादा डिक्रीज करेगी रिस्ट्रिक्टिव की केस के अंदर, TLC डिक्रीज करेगा, FRC डिक्रीज करेगा, FEV1 भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, क्लियर है? मैम रिस्ट्रिक्टिव में सिर्फ FVC डिक्रीज करती है ना, बाकी सब इंक्रीज करती है। रिस्ट्रिक्टिव के केस के अंदर आपने नॉर्मल और इंक्रीज सिर्फ याद कर लो कि रेशो है, बाकी हर चीज डिक्रीज करेगी, लेकिन सबसे ज्यादा जो डिक्रीज करती है वो FVC डिक्रीज कर रही होती है। डिक्रीज सब चीजें ही कर रही हैं रिस्ट्रिक्टिव के केस में। सबसे ज्यादा FVC को चूज करना है आपने रिस्ट्रिक्टिव के वर्ड के साथ। ओके मतलब अगर आप एरोज लगा रहे हो ना कि डिक्रीज TLC, तो FVC के साथ ट्रिपल डिक्रीज लगा दो ताकि आपको याद रहे कि ये सबसे ज्यादा डिक्रीज हो रही है। ठीक है, और ऑब्स्ट्रक्टिव के केस के अंदर FEV1 के साथ ट्रिपल एरो नीचे डाउन कर दो कि वहां पे FEV1 जो है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती है ऑब्स्ट्रक्टिव के केस में। इस तरह समझ आइए? मतलब मैम FEV1 जो है वो ज़्यादा डिक्रीज होती है एज कम्पेयर टू ऑब्स्ट्रक्टिव, FVC। FVC एग्जैक्टली, ये डिक्रीज वहां पे भी रिस्ट्रिक्टिव में है। होती है, ये ऑब्स्ट्रक्टिव में है। रिस्ट्रिक्टिव में FVC जो नीचे वाला न्यूमरेटर है ना रेशो का, वो सबसे ज्यादा डिक्रीज कर जाएगा। इसलिए अच्छा, रिस्ट्रिक्टिव में मैम FVC जो है ज़्यादा डिक्रीज करती है FE1 के हाँ निस्बत। जी, हाँ जी, ओके हाँ ओके जी, ओके। हाँ जी, ठीक है। लंग कंप्लायंस का भी लाजमी आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि 2 MCQs आ चुके हैं रिस्ट्रिक्टिव के केस के अंदर के लंग कंप्लायंस को क्या होता है। वहां पे कोई सार्कोइडोसिस उठा के दे देंगे, हाइपरसेंसिटिव न्यूमोनाइटिस, कोई परिंदे का कोई केस उठा के दे देंगे। ठीक है, और या इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस का वर्ड अंदर पूरा का पूरा लिख देंगे कि अंदर उसे इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस हुई है। तो इस केस के अंदर लंग कंप्लायंस को क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए रिस्ट्रिक्टिव डिजीज है, तो यहाँ पे लंग कंप्लायंस डिक्रीज होगी, यहाँ पे रेशो इंक्रीज या नॉर्मल रहेगी। ठीक है, आप लोगों ने वो सारे सेंटर्स वगैरह पढ़ लिए हैं
कफ सेंटर है, वॉमिटिंग सेंटर होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर, न्यूमोटैक्टिक सेंटर, सलाइवरी सेंटर, स्मेल सेंटर कहाँ पर पाए जाते हैं, किसके साथ एसोसिएट होते हैं? ये तो मुझे लगता है आप लोगों को पढ़ाया गया है। जाकिर पढ़ाया है आपको? नहीं नहीं, आरिफ? ये अभी आज, हाँ अभी तक तो इस सेशन में हमने नहीं की और प्रीवियस सेशन में किए थे। अच्छा, ये आप लोगों को भी कराएंगे। जब आपको कराए ना तब आप मुझे बताइएगा, इनका भी आप लोगों को थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई आपको करवा दूंगी मैं, ठीक है? लेकिन आपको इनका पीछे मैकेनिज्म आपको पता होगा तो मैं आपको इनके जुगाड़ू निमोनिक्स बताऊंगी, ठीक है? मैम ये लंग कंप्लाइंस का क्या कहा आपने अभी थोड़ी देर पहले? लंग कंप्लायंस का मैंने कहा है आपको पता होना चाहिए कि रिस्ट्रिक्टिव और ऑब्स्ट्रक्टिव के केस में आपको पता होना चाहिए इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। जो ऑब्स्ट्रक्टिव का केस है उसके अंदर इंक्रीज हो रही है, रिस्ट्रिक्टिव के केस में लंग कंप्लायंस डिक्रीज होगी। रिस्ट्रिक्ट का मतलब ही रोकना है, रोकने का मतलब है लंग कंप्लायंस डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, ठीक है? ओके। यहाँ सॉरी मैं अपने टॉपिक से हट जाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है मुझे आप लोगों को ना कुछ एक्स्ट्रा भी बता देना चाहिए। ये मेरे टॉपिक्स में नहीं आता, मेरे पास सिर्फ क्लिनिकल है। मेरे पास टाइम होता तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ज़्यादा मज़ीद भी करवाती, बट मुझे जितना भी आ रहा होता है समझ के आप लोगों को इस चीज़ में थोड़ा बहुत मुश्किल आएगी, एमसीक्यू सॉल्व में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे क्योंकि जहाँ जहाँ मुझे प्रॉब्लम्स आए हैं मुझे लगता है फिर वहाँ पे आप लोगों को भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो मैं फिर वो शेयर कर देती हूँ चीज़ें आप लोगों के साथ। वो साथ साथ आप लिख लिया करो क्योंकि ये सॉर्ट आउट करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि मैंने जो चीज़ें सॉर्ट आउट की हुई हैं वो कितनी किताबों से, लगभग सारी एसकेएस से की हुई हैं और फर्स्ट एड से की हुई हैं, रफ़ी से की हुई हैं, डबल ए से की हुई हैं, सारी वहाँ से सॉर्टेड चीज़ें हैं, मतलब आप लोगों को जो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? और जो सीपीएसपी के फेवरेट पॉइंट्स हैं वो फिर मैं आपको बता देती हूँ, जो लॉजिकल नहीं होते बट फिर भी हमने फॉलो करने होते हैं, ठीक है? थैंक यू मैम। ठीक है। लॉजिक्स यहाँ पे ना सीपीएसपी लॉजिक्स नहीं मानती, वो कहती है मेरा फेवरेट मुझे जवाब दे दो, बस मैं जो मांग रहा हूँ ना सिर्फ मेरे अकॉर्डिंगली जवाब दे दो। यहाँ पे लॉजिक्स में बैठोगे ना, अगर आप एमएलए की तैयारी नहीं कर रहे, ये एमएलए में लॉजिक्स चाहिए, वहाँ पे आपको डिफरेंट रेफरेंसेस चाहिए, ठीक है? और प्रॉपर एक मटेरियल, पढ़ा लिखा मटेरियल चाहिए, ठीक है? उसी तरह जो आरसीओजी की गाइडलाइंस हैं वो आपके पाकिस्तानी गाइडलाइंस को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही होती हैं, ठीक है? जो हम पाकिस्तानी बुक्स फॉलो कर रहे होते हैं उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रही होती हैं, ठीक है? उसी तरह ऑस्ट्रेलियन जो है उसकी गाइडलाइंस फिर डिफरेंट आ जाती हैं, वहाँ पे हम पहले मेडिकेशन कुछ और दे रहे होते हैं, बाद में कुछ और मेडिकेशन फॉलो कर रहे होते हैं, उनके प्रोटोकॉल्स कुछ और होते हैं, उनके अंदर डायग्नोसिस का क्राइटेरिया डिफरेंट आ जाता है। तो हर एक चीज़ को ना, हर एग्ज़ाम को उसके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश किया करो कि एससीपीएस आपसे क्या चाहता है, आपसे रट्टा नहीं चाहता है कि उसको जो चीज़ पसंद है ना थाली में परोस दो, तो हम वही परोस, उसकी जो थाली है हम अच्छे से परोसें, ठीक है? मिल के, ताकि हम उसको भी बताएं कि हमें भी हमें थाली में क्या क्या पसंद है। हमने कोई एमए नहीं करनी क्योंकि हम एमएलए की चीज़ें तो साथ साथ कर रहे हैं, उनके क्लिनिकल पॉइंट्स भी साथ साथ कर रहे होते हैं, लेकिन हमें उसकी भी सीपीएसपी की भी पता होनी चाहिए ज़बान के। जैसे आज हमने सपोज वो की है, एक्चुअल अपीयरेंस की है, तो हमने हर जगह हम यही इसीलिए कोर्सेज के अंदर पढ़ते आए हैं ना, किसी भी कोर्सेज में एक्चुअल अपीयरेंस है, किसी किताब में आपको स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस नहीं मिलेगी, बट सीपीएसपी का ये फेवरेट पॉइंट आ जाता है कि स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस इसके अंदर है, सभी कोर्सेज के अंदर, ठीक है? तो ये आप लोगों को सारा मिलता है थाली में परोस के, फ्रॉम 12 to 13 बुक्स के चंक से गैदर किया हुआ। सिर्फ एक किताब आपको नहीं मैं पढ़ा रही होती, मैं आपको सारी किताबों का मजमूआ बता रही होती हूँ। बस मैम वो जो आपने अपने लिए खुद प्रिपेयर किया था सारा सब कुछ हमें डिलीवर करना है। मैं वही इंशाल्लाह आपको डिलीवर करूंगी, बट मुझे अब कल से एक प्रॉमिस भी चाहिए, आप लोग डेली 50 एमसीक्यूज करके फार्मा के,
ठीक है, अपना ग्रुप बनाओ, 2-2 3-3 बंदे पकड़ो और अपनी सेल्फ स्टडी स्टार्ट करो। 1 घंटा दिया करो डबल ए को, 1 घंटा लाजमी दिया करो। डबल ए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। फार्मा के सामिया एमसीक्यूज 50 एमसीक्यूज फार्मा के डेली बेसिस पे करो, सारे डेली बेसिस। अभी अभी मैं जा रही हूँ ना, तो एक आप लोगों का लेक्चर है, फिर आधा घंटा उठना मत, वो लेक्चर लेके उठना मत। आप लोगों ने उठना नहीं है, आपने डबल ए के पहले 50 एमसीक्यूज करने हैं। ठीक है, मेरे पास सारे एसकेएस के एमसीक्यूज सॉर्टेड हैं, डबल ए आप लोगों ने खुद करनी है। ठीक है, एसकेएस के आपको मैं थाली पे परोस के दूंगी सारे एमसीक्यूज, जितने एसकेएस के भी हैं। ठीक है, वो आपको सारे इन रिटन फॉर्म मिलेंगे सारे। आप लोगों को पता बताऊंगी कि जितने स्टार लगे होंगे ना हर एमसीक्यूज के साथ, जो मेरे असॉर्टेड नोट्स हैं, वो आपको बताएंगे कि ये कितनी दफा इसके अंदर रिपीट हुए हुए हैं। ठीक है, तो उसकी आप लोगों को पता चलेगा, वो डेली बेस पे आपने वो वाली चीजें भी याद रखनी है। ठीक है, लेकिन उसके लिए पहले मैं 1 हफ्ता चेक करूंगी कौन डेली बेसिस पे 50 एमसीक्यूज कर रहे हैं, मैंने उसका भी साथ साथ सुनना है। ठीक है, क्योंकि मुझे आप लोगों को पास करवाना ही करवाना है। मेरा एम आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे ट्यूशन नहीं देना। ठीक है, मेरा एम आप लोगों को पास करवाना है। और आप लोगों ने अपने साथ भी थोड़ा धोखेबाजी से निकल आओ कि यार ये कल कर लेंगे, कल कल कुछ नहीं होता। जो करना है वो आज करके सोना है। ठीक है, अगर आपको कुछ बता रही हूँ ना, आज का जैसे टॉपिक है, अगर मेरे मानो ना, अभी बैठ के 50 एमसीक्यूज आपने डबल ए के करने हैं, 50 एमसीक्यूज आपने ये सॉरी फार्मा के करने डबल ए से, और 50 एमसीक्यूज आपने रेस्पिरेटरी के करने हैं। ठीक है, 50-50 एमसीक्यूज, 100 एमसीक्यूज कुछ 1 घंटे में हो जाने हैं, बट आप करो। आप लोगों को समझ आएगी कि क्या हो क्या रहा है हमारे साथ। ये सारी चीजें जितने भी आपको एमसीक्यूज मैंने करवाए हैं ना, ये आपसे अगर सॉल्व हो रहे हैं ना, मतलब आप लोग माशाल्लाह माशाल्लाह फिर कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे। आप लोगों को खुद मजा आने लग जाएगा एमसीक्यू सॉल्व करने में। आप डेली बेसिस पे 3-3, मतलब मैं एक दिन में, मुझे याद है मैं हजार हजार एमसीक्यूज भी सॉल्व किया करती थी जब मुझे मजा आने लग गया था। यार मुझे जो पढ़ा, मैंने जो पढ़ा है, जो मैं अप्लाई कर रही हूँ, जो मैं मतलब चीजें देख पा रही हूँ उसके अंदर, ठीक है, वो मैं सॉल्व जब तक नहीं करूंगी, मुझे क्या पता मैं कितने पानी में हूँ। मुझे तो नहीं पता चलता, मैं तो अपने आप को खुद इवेल्युएट कर रही होती हूँ साथ साथ। अपने आप को इवेल्युएट किया करो। ठीक है, सॉरी यार मैं लेक्चर ज्यादा देना पसंद नहीं करती, मैं बस कहती हूँ कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आप लोगों को आ जाए। और मैं क्योंकि बहुत लोगों ने मिस्टेक्स की होती है, उन मिस्टेक्स को ना रिपीट करना बेवकूफ़ी होती है। आपने जो मिस्टेक्स की हैं, आप दूसरों को वो मिस्टेक ना करने दो। ठीक है, तो मैं इसलिए आप लोगों का भला ही चाहती हूँ। आप डेली बेसिस 50 एमसीक्यूज लाजमी सॉल्व किया करो। आपकी रफ़ी भी हो रही है, आपके डिफरेंट एमसीक्यूज भी सॉल्व हो रहे हैं उससे, रफ़ी से। ठीक है, आप लोग रफ़ी को भी टाइम दो, अपना इंडिविजुअल निकाल के। बेशक एक साइड पढ़ लिया करो रफ़ी की खुद, लेकिन वो जो साइड पढ़ो उसका एक एक एमसीक्यूज आपको क्लियर हो, उसका एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो, उसकी उस टेबल जो पढ़ रहे हो वो सारी टेबल आपको रटी हुई हो। ठीक है, डेली का एक पेज रफी का कर लिया करो। ठीक है, 50 एमसीक्यूज फार्मा के, 50 एमसीक्यूज जो आप रिलेटेड टॉपिक कर रहे हो उसके, तो आपका मतलब सॉर्टेड है, हर चीज सॉर्टेड है। तो जब आपका वो 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर टॉपिक खत्म होगा, आप अपने अंदर खुद ब खुद इतना कॉन्फिडेंट फील करोगे ना कि यार ये वाला टॉपिक मेरा प्रिपेयर है, आई एम डन विद दिस। ठीक है।